छत्तीसगढ़ की सियासत में पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक सत्ता का रास्ता खोलता है। 90 विधानसभा सीटों में से 52 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक ही जीत हार तय करता है और इन सीटों पर जीतने वाला ही छत्तीसगढ़ के सिंहासन पर बैठता है। 2018 के चुनाव में भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू के नाम पर इस वोट बैंक को साधने में कांग्रेस कामयाब रही और तभी इस बार बीजेपी ने अभी से अपना पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को सक्रिय कर दिया। बीजेपी केंद्र सरकार के पिछड़ा वर्ग आरक्षण कार्ड का इस्तेमाल करने का फैसला कर चुकी है। कांग्रेस नेहरू जमाने से लेकर आज तक भी जब भी आरक्षण का मुद्दा आया, पिछड़ा वर्ग के हित के लिए जो निर्णय लिया जा रहा, किस तरह विरोध किया गया, ये लोगों के सामने ले जाने के लिए देश भर में एक सामाजिक सम्मेलन कर रहे, हर प्रदेश स्तर पर बड़े बड़े सभा कर रहे और ये कांग्रेस का पर्दाफाश करेंगे। ये पिछड़ा वर्ग को सिर्फ वोटर के नाते वोट बैंक राजनीति चलाए, मगर कभी भी आरक्षण हो या उनका वेलफेयर प्रोग्राम्स हो, कभी भी कांग्रेस ने साथ नहीं। सत्ता का स्वाद चख चुकी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधने में पीछे नहीं है। पिछड़ा वर्ग के बड़े चेहरे के तौर पर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेतृत्व कर रहे हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए कामों को कांग्रेस गिना रही है। तभी वो बीजेपी को प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण, पिछड़ा वर्ग से संबंधित 5 प्रमुख निगम बोर्ड का गठन, रजक बोर्ड, लोहकर्म बोर्ड, तेलघानी बोर्ड, माटी कला शिल्प बोर्ड और मछुआ बोर्ड का नाम गिना रही है। भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है कि पिछड़ा वर्ग के लिए वो कोई केवल आरक्षण की बात करके, लोगों को लोग लुभावने बात करके वो कोई सपोर्ट प्राप्त कर लेंगे। छत्तीसगढ़ का समूचा पिछड़ा वर्ग किसान है और छत्तीसगढ़ में किसान चेहरा माननीय भूपेश बघेल जी हमारे नेतृत्व करता है और लगातार किसानों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रयास निष्फल साबित होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग कार्ड खेलकर पूरे देश में इस वोट बैंक को अपनी ओर करने की कोशिश की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां अलग हैं। तभी बीजेपी यहां अलग रणनीति के साथ उतरना चाहती है, लेकिन अपने मिशन में बीजेपी कितनी सफल होगी, इसका जवाब भी भविष्य के गर्त में है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। पिछड़ा वर्ग को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। पिछड़ा वर्ग किंग मेकर बनेगा, ये बात तय भी मानी जा रही है और इसी को समझते हुए दोनों ही दल जो है वो अपनी अपनी सियासत को साधने में जुट भी गए। तो क्या पिछड़ा वर्ग आगे बढ़ाएगा सियासत को, सियासी लोगों को? किस तरीके से दोनों दल इसे साधने की कोशिश में होंगे? 52 सीटें इससे प्रभावित है, इसकी महत्ता सभी समझ भी रहे हैं। इसलिए बीजेपी के पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैठक की। देश भर के बाद छत्तीसगढ़ में कुछ अलग तरीके से इसे साधने की कोशिश भी है। क्या असर छत्तीसगढ़ की सियासत पर इसका पड़ेगा, चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से रजनीश सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है रजनीश जी। और वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक रामावतार तिवारी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। रजनीश जी, बैठक हुई है, रणनीति भी बनी है, क्या कांग्रेस का तोड़ ढूंढ पाएंगे आप पिछड़ा वर्ग के जरिए? पिछड़ा वर्ग जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे वर्ग जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नियमित मोर्चा है और इसका बैठक सिर्फ हम चुनावी टूल्स के रूप में नहीं काम करते। इसलिए ये कांग्रेस वाले यदि ये भ्रम में है कि पिछड़ा वर्ग अभी ये चुनाव की दृष्टि से कर रहे हैं, हम लोग का संगठन के काम है, सातों मोर्चा का, प्रदेश का मंडल हमारे बूथों तक मोर्चा का काम है, चाहे वो युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो। तो इसलिए हम लोग का जो नियमित रेगुलर बैठक होता है वो बैठक है। अब रही बात पिछड़ा वर्ग की, उनके हितों की बात, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ग की, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, अन्य गरीब हो, चाहे वो गरीब सामान्य वर्ग के लोग हों, सबके हित के लिए काम करती है। और ये बात हम सिर्फ बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं।
अभी जब संविधान संशोधन जो 127वें अनुच्छेद का 137वां संशोधन विधेयक हुआ है पिछड़ा वर्ग का, उसमें आखिर क्या कहा गया कि राज्यों को अधिकार होगा कि पिछड़ा वर्ग को चिन्हित करें, शामिल करें। बहुत पूरे देश में स्थिति थी कि इसके कारण बहुत सारे लोग जो पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आना चाह रहे हैं या उसके पात्रता रखते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये संविधान संशोधन किया है। अब कांग्रेस की बात करें तो 1989 में चाहे मंडल आयोग की सिफारिशें जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने लागू किया, इनके नेता पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने इसका विरोध किया। 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया, जैसे कि एसटी आयोग एससी आयोग का है, तो इनके नेता राहुल गांधी जी ने लोकसभा में विरोध किया, राज्यसभा में विरोध किया। तो इनका चेहरा तो राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में 1 मिनट बात कर लें कि सरकार बनते साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने घोषणा कर दी कि हम यहाँ ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। अध्यादेश लाए। अध्यादेश लाने के बाद उनको ये जरूरी था कि जब विधानसभा सत्र हुआ तो विधानसभा में उसको विधेयक के रूप में लाना था, लेकिन नहीं लाए, जानबूझ के नहीं लाए, और अपने ही आदमी को बोल के हाई कोर्ट में जाके स्टे दाखिल करवाए, इसके खिलाफ में याचिका लगवाए, और स्टे मिलने के बाद वही अपने कार्यकर्ता को आज 1.5 लाख 1 लाख की सैलरी देके कमीशन में बैठा है। तो ये किस तरह के पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं, पूरा देश और छत्तीसगढ़ देख रहा है। इसलिए जी बहुत सारे आरोप रजनीश जी लगा रहे हैं पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर और पिछड़ा वर्ग को लेकर। बीजेपी का कहना है कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए कांग्रेस इस्तेमाल करती रही है। आपका क्या रिएक्शन इस पर? देखिए अभिषेक जी, पढ़े लिखे को फारसी क्या और क्या कहते हैं ना मुहावरे को, तो दरअसल में क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या? हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक याद दिलाया आपने। तो दरअसल में क्या है कि इसके लिए बहुत ज्यादा इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 15 साल से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, उसमें शामिल जो पिछड़े वर्ग के लोग थे या पिछड़े वर्ग के विधायक थे या पिछड़े वर्ग के मंत्री थे, और उनकी संख्या कितनी थी, उनका प्रभाव कितना था, और पिछड़ा वर्ग के लिए पिछली सरकार ने क्या क्या काम किया, इसको छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। 3 साल से छत्तीसगढ़ सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार काम कर रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मुखिया ही पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा गृह मंत्री पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि है, हमारा उच्च शिक्षा मंत्री पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि है, हमारा विधानसभा का अध्यक्ष पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसके अलावा तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जो पिछले 3 साल में योजनाएं आई हैं, चाहे 2500 रुपये में धान खरीदी की योजना को कह लीजिए, या गोधन न्याय योजना की बात कर लीजिए, या एक तरह तरह के बोर्ड के गठन है, कुम्हारों के लिए अलग काम, लोहार के लिए अलग काम, चर्मकार के लिए अलग काम, मछुआरों के लिए अलग काम, शाकंभरी योजना के तहत मरार पटेल समाज के लिए अलग काम। तो दरअसल में सरकार की नीयत भी साफ थी 27% आरक्षण देने की बात। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर केंद्र की सरकार की नीयत इतनी ही साफ है तो एक बात तो समझ लीजिए, इसमें पिछड़े वर्ग के जाति संख्या में वृद्धि भले ही हो सकती है, मगर वो जो 50% की जो बंदिश है आरक्षण देने में, उस पर तो अभी ये नया कानून जो है केंद्र का कुछ नहीं बोलता। तो दरअसल में अगर नीयत साफ है तो ये बोलना था कि चूंकि हिंदुस्तान में लगभग पिछड़े वर्ग के लोग 52% हैं, तो इनको 27% आरक्षण देने के लिए जो वो बाइंडिंग है 50% की बाइंडिंग, उसको बढ़ाने की बात अगर केंद्र की सरकार करती तो हम मानते कि हाँ भाई इनकी नीयत सही में है। वास्तविक बात यह है कि चुनाव को दृष्टि में रख करके ये पिछड़ा वर्ग का कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। ठीक, राम अवतार जी, पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश, पिछड़ा वर्ग का कार्ड, क्या छत्तीसगढ़ की सियासत में
अगली बार सत्ता में किंग मेकर पिछड़ा वर्ग ही होंगे? देखिए, राजनीति को पूरी तरह से मंडल और कमंडल के बीच ले जाने की अपेक्षा जो वास्तविक जरूरतमंद हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, उनके लिए एक व्यापक कार्य योजना बननी चाहिए और उस दिशा में काम होनी चाहिए। हम देखते हैं कि आरक्षण लागू हो, आरक्षण का लाभ मिले, मगर वो उसका लाभ भी नहीं मिलता जिस तरह से। कई ताना बाना अभी इसमें भी है, जिसके कारण जिस तरह से कहा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग को फायदा हो जाएगा, कितने प्रतिशत को फायदा होता है, किस तरह फायदा होता है, ये आगामी दिनों देखने का विषय रहेगा। इसको अगर राजनीतिक लहजे से देखेंगे तो पार्टियों को फायदा हो सकता है, नेताओं को फायदा हो सकता है, उस नेताओं के समूह को फायदा हो सकता है, परंतु वास्तविक में जो योजनाएं बनती हैं, उन योजना में क्या नौकरी में उनको फायदा मिल पाएगा, क्या प्रमोशन में फायदा मिल पाएगा, क्या योजनाओं में फायदा मिल पाएगा, क्या शिक्षा में फायदा मिल पाएगा, और मिलेगा तो किस स्तर से। जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसमें कोई तब्दीली आएगी या वर्तमान व्यवस्था बनी रहेगी, या एक राजनीति का बड़ा शस्त्र बनेगा और जो इस वर्ग के नेता हैं वो अपने पद की आकांक्षा में लोगों को भावनात्मक तरीके से उबाल पैदा करते हुए अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। ये सब चीज समीक्षा होनी चाहिए। और जो क्रीमी लेयर है, जो वर्ग जो है 8 बार का सांसद, 5 बार का विधायक, उसके घर में IAS IPS हैं, तो ऐसे वर्गों को कहीं न कहीं एक क्रीमी लेयर तैयार करना पड़ेगा। तो वही वर्ग ले रहा है। हम कई अन्य राज्यों का देखें, छत्तीसगढ़ का छोड़कर राजस्थान या अन्य राज्यों में देखें, उस जगह में पिछड़ा वर्ग का जो फायदा है वो बहुत प्रभावशाली वर्ग ले रहा है। एक दूसरा, गुजरात और महाराष्ट्र को लेकर ये नया पॉलिसी जो लाया गया है केंद्र सरकार का, ये चर्चा है कि लंबे समय से गुजरात में पटेल आंदोलन कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लेकर, महाराष्ट्र में वो मराठा कर रहे हैं। तो ये वर्ग पहले से प्रभावशाली है क्या, या इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है क्या, उसके बाद भी आरक्षण की जरूरत है क्या? तो आरक्षण तो दिया जाए, मगर आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तैयार की है, उस वर्ग को उस जो सोच के साथ अगर ये लाया गया होगा तो वास्तविक रूप से फायदा होगा। नहीं तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और लुभावने वादे होगी ना रहे। सीधी सी बात है। आपने भी यहाँ पर जिक्र किया कि किसको जरूरत है, ये देखना बहुत जरूरी है। रजनीश जी, छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ में खासा असर है पिछड़े वर्ग का, और आप लोग सियासी लोग हैं तो निश्चित रूप से नफा नुकसान भी देखते होंगे। कांग्रेस का कहना है कि जितना उसने पिछड़ा वर्ग के लिए किया है, छत्तीसगढ़ की खास तौर पे बात कर ले, आप लोगों ने 15 साल में नहीं किया है। अभिषेक जी, कांग्रेस कहती रहे, उनका काम है कहना। अभी दुबे जी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ के लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ, समझ रहे हैं। वो 3-4 कमीशन बनाने का नाम लिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बनी हुई थी। 1-2 अभी आयोग बनाए हैं और वो जो मंडल बनाए हैं, और उसमें एक तो गाड़ी लेके घुमाएंगे तो समाज का हित नहीं होने वाली। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे स्वर्ण वर्ग के भी जो गरीब लोग हैं जिनको ये लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। और यदि कांग्रेस ये समझती है कि 3 आयोग बनाने से वो उसका वोट बैंक बढ़ जाएगा, तो भ्रम में है, और आने वाला चुनाव में इसका पता भी लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अन्य लोग हो, सबके हितों को देखते हुए उनके आने वाली समस्याओं के लिए किए हैं। अभी मैं कई बातें अभी तिवारी जी बोल रहे थे, बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और कोई भी, यदि हम आज पिछड़े वर्ग आरक्षण के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यदि देश के किसी अन्य राज्य के चुनावी परिदृश्य के यदि विश्लेषण करें और चर्चा करें,
तो ये जात पात एक सीमा के बाद कभी काम नहीं आता। हमेशा जो काम करने वाले रहे हैं वही रिपीट होते हैं, वही 3 बार 4 बार जीतता है और हर वर्ग का उनको वो आशीर्वाद मिलता है। यदि हम काम नहीं करेंगे तो हम सोचते रहे कि हमारी संख्या ज्यादा है, तो वही संख्या वाले ही सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से आप सबके अनुभव में आया होगा, जो आप सीनियर पत्रकार हैं उनको भी लगा होगा कि किसी पार्टी सबका ध्यान रखती है, उनका कहना है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ पे आपको क्या लगता है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग प्रभावित करते हैं? और व्यवहारिक तौर पे मैं जानना चाहूंगा, पार्टियां इस बात का भी ध्यान तो रखती होंगी। निश्चित रूप से रखती हैं, और मुख्य रूप से किसी भी राजनीतिक दल का पहला लक्ष्य तो ये होता है कि उस विधानसभा में जो जीतने लायक प्रत्याशी हो उसको टिकट दी जाए। और जीतने लायक प्रत्याशी का मतलब ये है कि जिसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं वही तो जीतेगा। तो सीधी बात यह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी दल हो, इस बात के लिए प्रयास करती है कि ऐसे प्रत्याशी का चयन किया जाए जो वहां जीत सके। मगर मैं इस पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात अभी रामावतार तिवारी जी ने थोड़ी सी बात कही, उसको मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको। ये दरअसल में जो 14% आरक्षण है पिछड़ा वर्ग का, तो संसद में उसको बढ़ा करके 27% नहीं किया है। ये दरअसल में इन्होंने क्या किया है कि राज्यों को इस बात का अधिकार दिया है कि जिस जाति को आप पिछड़ा वर्ग का समझते हैं उसको पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लें। तो जैसे मान लीजिए राजस्थान में गुर्जर है, या महाराष्ट्र में मराठा है, या हरियाणा के जाट लोग हैं, बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। गुजरात के पटेल लोग बहुत दिन से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे समाज के लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए प्रयत्नशील है। तो दरअसल में जो 14% का आरक्षण है उसमें जितनी जातियां सम्मिलित होंगी उनके बीच में उसी अनुपात में उन अधिकारों का बंटवारा होगा। तो वास्तविक में अगर 52% पिछड़ा वर्ग को सही प्रतिनिधित्व देना है और आरक्षण ही देना है तो उनको 27% आरक्षण देना चाहिए, और इसके लिए लोकसभा में बाकायदा संशोधन पास करके, वरना वास्तविक बात तो ये है कि ये पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में जिस तरह से मतों का जो ध्रुवीकरण हुआ है, कोई दल जो है वो दलितों का मसीहा बन जाता है और वो अपने उनको साधने की कोशिश करता है, कोई और किसी का बन जाता है, कोई और किसी का बन जाता है। तो राजनीति में रजनीश भाई की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि राजनीति में व्यक्ति तो वही लोकप्रिय होगा जो जनता की सुनेगा, जनता का काम करेगा और नियम धर्म के साथ काम करेगा। मगर एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर सरकार कोई कदम उठाती है, जैसे मान लीजिए संसद में इसका किसी ने विरोध नहीं किया, किसी भी दल ने विरोध नहीं किया, तो एक इस विषय में तो सब एक मत है ना कि भाई पिछड़ा वर्ग की संख्या ज्यादा है और इनके स्तर में, इनके आरक्षण में या इनकी सुविधा में विस्तार होना चाहिए। और जिन लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, उनको भी समाज की बराबरी में आने का अवसर मिलना चाहिए। इस बात पर सब एक मत है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि उसी ईमानदारी से काम कीजिए ना। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मैं तो कह रहा हूँ हमारे मुखिया ही पिछड़े वर्ग के हैं। और तमाम किसानों के जेब में पिछले 3 साल में 80,000 करोड़ रुपया गया है। 80,000 करोड़ रुपया हम गोबर खरीद रहे हैं। यही आरोप लगता रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर यही आरोप लगाती है कि वो सिर्फ दिखावा करते हैं डमी के तौर पे, दरअसल उनका विकास हो नहीं पाता। आज़ादी के इतने बरस बाद भी अगर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वो विकास उनका हो नहीं पाया जो हो जाना चाहिए था, तभी एक बार फिर से आरक्षण की जरूरत पड़ रही। नहीं, देखिए बात तो सही है कि एक बात समझिए कि देश की आजादी के समय देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी। आज देश की जनसंख्या 120 करोड़ है। उस समय जितने लोगों को नौकरी की आवश्यकता होती थी उससे कई गुना लोगों को आज नौकरी मिलती है। हमारे पास गिने चुने इंजीनियर हुआ करते थे, गिने चुने टेक्नीशियन हुआ करते थे, गिने चुने MBA हुआ करते थे। आज प्रतिभाशाली की भीड़ है और जनसंख्या के विस्तार में जो घटते हुए संसाधन है ये सभी सरकारों के लिए एक दबाव का काम करती है। और जो मान लीजिए आपने कोई भी विकास किया, एक स्कूल बनाया कि 50 बच्चों के लिए हम स्कूल बना के तैयार होते हैं, तब तक 50 एक्स्ट्रा बच्चे स्कूल में जाने लायक हो जाते हैं। एक ट्रेन की आप शुरुआत करते हैं, जब तक वो ट्रेन चलना शुरू होता है तब तक एक ट्रेन के लायक पैसेंजर बढ़ जाता है।
ये तो एक अस्पताल आप बनाते हैं, उसकी व्यवस्था ठीक ठाक करके तैयार होते हैं, तब तक इतने लोगों की संख्या और बढ़ जाती है। एक छोटी टिप्पणी एक और अस्पताल राम अवतार जी की भी लूंगा। ये सतत प्रक्रिया है। छोटी सी संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा जी, संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा। इसमें देखिए, आरक्षण को लेकर सिर्फ नेताओं को फायदा हो या कुछ लोगों को फायदा हो, प्रभावशाली दबाव बनाकर अपना उद्देश्य पूरा करने वाले लोगों को फायदा हो, ये गलत होगा। उन लोगों को फायदा होना चाहिए इस आरक्षण से जो वास्तविक में जरूरतमंद है, जो वंचित हैं, उनको नजर में रखते हुए अगर योजना बनाया जाए, प्लान बनाया जाए, तो सारी योजनाओं का भी फायदा होगा और वास्तविक में हमारे संविधान के प्रति, हमारे नियम के प्रति उस वर्ग में आस्था बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और सरकार का जो मूल उद्देश्य है सबके हित की बात, वो कहीं ना कहीं नजर आएगी। अन्यथा इसको ये आरोप लगा दिया, वो उसको आरोप लगा दिया, उससे जो प्रतिभा विकसित नहीं हो पाएगा, देश अंततः गतो किस तरफ जाएगा, प्रतिभा का पलायन होगा, हरासमेंट होगा, कई चीजों को बहुत गंभीरता से बातें आपका दल भी करता है, दूसरा दल भी करता है, फिर भी विकास। आप जो विषय में आज चर्चा कराए हैं रजनीश जी, बहुत संक्षेप में जी। नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, आप जिस विषय पर आज चर्चा कराए हैं, भारतीय जनता पार्टी के इन 7 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इन हर वर्गों के लिए जहां जहां ऐसी त्रुटियां थी जिसके कारण ये नहीं हो पा रही थी, उन त्रुटियों को दूर करने का लगातार प्रयास जारी है और उसका परिणाम भी आ रहा है। आने वाले समय में ये परिणाम भी देखेंगे कि हम सबके हित ऐसी हैं। पिछड़ा वर्ग का जो मामला, चाहे संवैधानिक दर्जा देने का मामला हो, चाहे उसमें अन्य जातियों को शामिल करने का मामला हो, ये बहुत पहले से उठ रहा था, अभी आज की तत्कालिक परिस्थितियां नहीं है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी कोशिश नहीं की, छत्तीसगढ़ में सिर्फ दिखाने के लिए कोशिश की और छत्तीसगढ़ के लोग भी समझ गए हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है, क्या चाह रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के ने जो लाया है उसको भी देश की जनता ने देखा है और उसका परिणाम भी निश्चित रूप से हर वर्ग के लिए आने वाले समय में बहुत ही अच्छा और सुखद रहने वाला है। लोग समझ रहे हैं, जनता समझ रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है, फैसला जनता के हाथ में होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अहम चर्चा ओबीसी की बात, पिछड़ा वर्ग की बात, छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा अहम रोल इनका है। 52 सीटें ऐसी हैं जो जिनको ये प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं 90 में से 52 सीटों को अगर ये प्रभावित कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में की हैसियत क्या है और सियासी दल के लिए कितने अहम ओबीसी हो जाते हैं, पिछड़ा वर्ग हो जाते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत तेज जरूर होगी। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।